हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू ए यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट कर रहे हैं और ये वन शॉट है इस चैप्टर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आपने जब ह्यूमन हेल्थ और डिसीज पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपके मन में माइक्रोब्स के लिए एक गंदी इमेज बन गई कि ये तो बस बीमारियां ही फैलाते हैं। नहीं, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इंसानों के फायदे कैसे करवाते हैं माइक्रोब। तो आइए इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि इंसानों के फायदे कैसे कराते हैं माइक्रोब्स। तो देखो, आप मुझे बताओ, आप दही जमाते हो तब माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, वही चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दारू बनाते हो तब माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, है ना। आप चीज बनाते हो तब माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। एक 2D एक वो है, क्या बोलते हैं, बीवरेज है, उसको बनाने में भी माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं। तो वही बात है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए माइक्रोब्स के लिए पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के अंदर क्या लिख रखा है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है। एक वर्ड नहीं, मैं आपको ना इसका एक अलग ही लेवल बताता हूँ। देखो, आप ये देखना क्या होता है। माइक्रोब्स है ना, दो टाइप के होते हैं। पहले आप एक वर्ड सुनो, गेस्चर्स। गेस्चर्स का मतलब क्या होता है? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्या होता है? गेस्चर। गेस्चर का मतलब क्या होता है? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब देखना, माइक्रोब्स है ना, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं नॉन लिविंग और एक होते हैं लिविंग। कैसे? सॉरी, एक मिनट। एक तो होते हैं लिविंग, एक तो होते हैं लिविंग, है ना। एक तो होते हैं लिविंग और एक होते हैं, एक तो होते हैं लिविंग और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन लिविंग। कौन से होते हैं? नॉन लिविंग। ठीक है, अब ये बताओ, आपने आज तक कहीं पढ़ा नॉन लिविंग और लिविंग? हम ये बता रहे हैं आपको, एक लिविंग माइक्रोब्स और एक नॉन लिविंग माइक्रोब्स। तो देखिए क्या होता है, तो सुनिए। लिविंग, लिविंग मतलब जो माइक्रोब्स जिंदा है। नॉन लिविंग मतलब जो माइक्रोब्स जिंदा नहीं है। सीधी सीधी बात है। अब लिविंग माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन आएंगे? जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आएंगे लिविंग माइक्रोब्स के अंदर। और नॉन लिविंग के अंदर फिर कौन आएगा? अरे कैसे बोल सकते हो आप? वायरस। वायरस इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा? नॉन लिविंग के अंदर वायरस आएगा। वायरोइड्स आएंगे, प्रियोन्स आएंगे, ये किसके अंदर आएंगे? नॉन लिविंग के अंदर। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, माइक्रोब्स ही दो टाइप के बता दिए आपको। मुझे इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बात है ना, आपको कहीं नहीं बताई गई होगी, क्योंकि ना पहले पेज को कोई जर्नल इतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। पर क्वेश्चन बनाने वाला तो इस बात से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दो टाइप के माइक्रोब्स हो गए। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक मिनट आप देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक मिनट। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या है, ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये क्या इसका हेड है, ये हेड है, ये कॉलर है, ये टेल है, ये प्लेट है, ये क्या है? पिन्स है, ये प्रोन्स है। पिन और प्रोन्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। हेड ये हो गया, ये कॉलर होगी और ये कौन होगी? टेल होगी। देखो, टेल सीधी सी पतली सी क्या है? टेल है। और ये प्लेट जैसी दिखती है तो ये प्लेट होगी। छोटे छोटे वालों को प्रिंग्स बोल दिया, बड़े पैरों को प्रोन्स बोल दिया। और फिर ये दिया है एडिनो वायरस, इसको बोलते हैं, ये एडिनो वायरस है। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है। कौन से डिसऑर्डर करता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर जो आपके सांस से रिगार्डिंग। और ये डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, ये वाला कौन सा वाला? ये सी वाला। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रोड शेप के वायरस बता रखे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए। आई होप ये डायग्राम आपने देखे होंगे, आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो इसके बाद आप देखिए, एनसीईआरटी किसकी बात करती है? आपको सबसे अच्छे याद रखना है एडिनो वायरस को। किसको अच्छे से याद रखना है? एडिनो वायरस को। एडिनो वायरस को आपको क्यों याद रखना है इतना ज्यादा? आपको पता है एडिनो वायरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करने वाला एक ही वायरस एनसीईआरटी ने बकायदा, जब एडिनो वायरस का डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ना, उसके नीचे लिख रखा है ये वायरस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा वायरस करता है, तो एडिनो वायरस करते हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है, उसका नाम नहीं देखा है एनसीईआरटी ने, वो आप ध्यान रखना बस। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि एडिनो वायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है। फिर उसके बाद हम अगली बात किसकी करते हैं? इनकी। देखो, अब हम बात करेंगे दूध बनाने की। देखो, दूध बनाने की नहीं, दूध से दही बनाने की। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड बनाएंगे हम। देखो कर्ड है ना, आप जनरली क्या होते हैं, मेरे को बहुत बार हंसी आई थी बचपन में, मुझे ये बात नहीं पता थी सच्ची में। देखो कर्ड, कर्ड हम बोलते हैं दही उसको
कढ़ी बनाते हैं उसको कर्ड, मुझे लगा कढ़ी को कर्ड बोलते हैं, बाद में जाके पता लगा नहीं, कर्ड का मतलब दही होता है। ठीक है, तो कर्ड मतलब दही। अब हम क्या बनाएंगे, दही बनाएंगे। आपको पता है आप घर में जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर माइक्रोब्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, दही बनाने वाला। दही बनाने के अंदर हम क्या करते हैं, देखो दूध लेते हैं, दूध को उबालते हैं। ये चीज नहीं सीखनी आपको, ये कोई ऐसा टॉपिक होम साइंस नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज नहीं सीखनी है आपको। तो हम क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध के अंदर हम लस्सी डालते हैं, लस्सी बोलो या फिर छाछ बोलते हो ना, जो भी वो डालते हैं ना। देखो हमारे हरियाणा की तरफ इस खट्टी वाली को भी लस्सी बोलते हैं, पर राजस्थान की तरफ खट्टी वाली को छाछ बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखिए, हम वो क्या है, वो लस्सी जो हमने थोड़ी सी डाली, जैसे जावन भी बोलते हैं ना, जावन तो सभी बोलते होंगे जनरली, ऐसे दही भी बोल देते, दही भी डाल देते हैं हम, थोड़ा सा दही डाल देते हैं दूध के अंदर। उस दही के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब देखो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब वो दही जो हमने थोड़ा सा डाला था, वो उसको हम क्या नाम बोलेंगे, इनोकुलम। क्या बोलेंगे हम, इनोकुलम। वो दही ने किसकी तरह एक्ट किया, इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब क्या होता है, स्टार्टर। कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो चीज जरूरी होती है, रॉ मटेरियल, उनको हम इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो दही ने किसकी तरह एक्ट किया, स्टार्टर की तरह एक्ट किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनोकुलम बोलेंगे। तो इनोकुलम डाल दिया हमने, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे ना बैक्टीरिया की संख्या कम थी उस दही के अंदर। देखो जैसे ही बर्तन है, ठीक है, यहाँ पे दूध है ये सारा, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर वो इनोकुलम डाल दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्टार्टर सबको याद रहता है, ये इनोकुलम इसका सेकंड नाम है। ये दही 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 है, दही को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे तो बैक्टीरिया इतने सारे हैं और इतने सारे दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। बैक्टीरिया गेट्स डिवाइड, और डिवाइड कर करके इस पूरे के अंदर दही 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 बना देंगे इसको पूरे को। अब देखो ये तो ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आगे देखो जो क्या होता है, विटामिन B12 होता है। कौन सा, विटामिन B12। विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, अनेमिया हो जाता है। ठीक है, उस अनेमिया के अंदर क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। मतलब अनेमिया तो है ये, खून की कमी होना, तो ये ना इस विटामिन की कमी से जो होता है ना अनेमिया, उसको वो बोलते हैं। ठीक है, आप ये बात ध्यान देखना कि ये दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर किसी के अंदर खून कम है तो उसे जनरली डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप दही लो। तो दही के अंदर क्यों दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा क्या आती है, ज्यादा होती है। ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। तो विटामिन B12 का कंटेंट कौन बढ़ाता है आपके इसके अंदर, मतलब विटामिन B12 का कंटेंट किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ा, दही से विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ गया। अब क्या होता है, अब मेरी बात सुनिएगा, देखो क्या होता है ना कि भी देखो आपने क्या किया, दही बनाया, मतलब दही बनाया, दही के अंदर आप विटामिन B12 की मात्रा डाली। जनरली क्या होता है कि भाई जो दही है ना, ये जो मिल्क है, मिल्क के अंदर है ना, ये मिल्क है, ये लीजिए मिल्क भर दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, आपको पता है मिल्क के अंदर, मिल्क में प्रोटीन होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है मिल्क में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, जब प्रोटीन का पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन गेट पार्शियली डाइजेस्ट, नॉट कंप्लीटली डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है दही के अंदर। ठीक है, क्या हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। कैसे डाइजेस्ट होता है, पार्शली, पार्शली मतलब आधा अधूरा सा डाइजेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है कि भाई हमने क्या किया, मिल्क प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, केसीन। केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। दोबारा से सुनिए, केसीन, सी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, केसीन। कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन, क्या सीन, केसीन, मैं स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता मैंने सही लिखा है नहीं, पर मुझे इतना सी से स्टार्ट होती है। केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। तो दही बन रहा है उस टाइम पे मिल्क का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। मैं आपको बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन। फिर भी मुझे यकीन आपके ऊपर, जैसे ये एग्जाम के अंदर आपकी वो स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाए कंप्लीट डाइजेशन, आप पढ़ते ही नहीं हो, सीधा टिक, हाँ सही है, ये सही है। अरे वहाँ पे ध्यान रखना, पार्शियल डाइजेशन होता है और विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है, दही के अंदर ज्यादा होती है। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। तो दही तो बना लिया हमने, अब हम बनाते हैं टूटी। देखो मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप बहुत हेजिटेट होकर पढ़ाते हो और बहुत फास्ट पढ़ाते हो, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। वन शॉट है, वन शॉट के अंदर थोड़ा सा तो फास्ट चलेगा। ठीक है, ये डिटेल वीडियो लेक्चर नहीं है, डिटेल वीडियो लेक्चर तो अपने एक टॉपिक, एक चैप्टर को ही कवर में 6-6 दिन लग जाते हैं, डिटेल वीडियो लेक्चर नहीं है ये। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, ये हमने बनाया, फिर हम बनाते हैं एक और डिश। डिश का नाम क्या है, टूटी। क्या नाम है, टूटी।
2D क्या होती है? देखो आपको पता है, आपने कभी देखा होगा साउथ की फिल्मों के अंदर वो हीरो हीरोइन जाते हैं किसी गांव के अंदर, फिर मतलब उनको एक दूध सा पिलाया जाता है। वो दूध क्या है? वही 2D है, ठीक है। वो दूध सा होता है ना जो व्हाइट व्हाइट सा होता है, वो 2D होता है। ये कैसे बनता है आपको पता है? जो बैम्बू होता है ना, बैम्बू, बैम्बू क्या होता है? बांस, बांस का पेड़, ठीक है। आपको पता होगा बैम्बू, बैम्बू तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, टीवियों में देखा होगा, निंजा तोड़ी में तो जरूर ही देखा होगा बैम्बू को, तो आपने बैम्बू देखा होगा। और बैम्बू से क्या होता है? इस बैम्बू के जो शूट होते हैं, शूट, शूट आपको पता है ना, देखो नीचे तो क्या होती है? रूट होती है, ऊपर वाले हिस्से को हम शूट बोलते हैं। शूट की फर्मेंटेशन करते हैं, शूट का फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। इस फर्मेंटेड शूट से 2D बनती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 2D कैसे बनती है? बैम्बू की पाम को देखो, सॉरी, पाम ट्री की शूट को, किसको? पाम ट्री की शूट को हम क्या करते हैं? फर्मेंटेड करते हैं। मैंने आई होप गलत ना बोल दिया, सॉरी, ये ना मैंने गलत बोल दिया। देखो ये जो 2D बनती है ना, ये इसके बैम्बू के उससे नहीं बनती फर्मेंटेशन से, ये बनती है पाम होता है ना, पाम, पाम है ना, पाम के पाम के सैप के फर्मेंटेशन से बनती है 2D, ठीक है। ये मेरा फॉल्ट हो गया था, कोई बात नहीं, इतना तो आप मुझे माफ कर ही सकते हो ना। हाँ, तो मुझे इतना यकीन है, ये तो माफ कर ही दोगे आप। वो बैम्बू ना, मैं वो निंजा तोड़ी देखा था ना, तो क्लिक हो रहा था, मैंने वो एपिसोड देखा था जब वो उसको निंजा तोड़ी के पापा को शिशिमानु नहीं मिला था बैम्बू के उसके अंदर, उन्होंने ऐसे बैम्बू को काटा था, जब वो मुझे क्लिक हो गया था तब मैंने बैम्बू बोल दिया, ठीक है। तो किसके अंदर मिलता है? पाम, पाम होता है ना, पाम, पाम की सैप को हम फर्मेंट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? 2D मिलती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको पता है मछलियां होगी, है ना, और भी कितनी सारी चीजें होंगी, मछलियां, है ना, और भी कोई और फ्रूट्स, काफी चीजें ना हमें ऐसे मतलब हमें उनका फर्मेंटेशन करवाते हैं, फिर उनको खाते हैं, ठीक है। मतलब और आपको पता है एक बात का और, कि हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज बनते हैं, चीज, चीज है ना, दो टाइप, मतलब चीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस बेसिस पे? देखो कौन? चीज, चीज 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 है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे? क्या उनका रॉ मटेरियल कैसे है, और दूसरा कि मतलब रॉ मटेरियल कैसे, जैसे हमने क्या चीज, मतलब रॉ मटेरियल तो कॉमन सी बात है, हम दूध ही इस्तेमाल करेंगे चीज बनाने के अंदर, तो ये तो नहीं लेंगे हम, बेसिक क्राइटेरिया नहीं लेंगे। आप मेन देखिए, चीज पता है क्या चीज कैसी है? आप देखो क्या होते हैं, दो टाइप के चीज होते हैं। एक तो हम मतलब एनसीईआरटी में दो टाइप के चीज देखे हैं, रोटीफर चीज, और दूसरा कौन सा दे रखा है आपको? एक तो रोटीफर चीज दे रखा है, और एक अगला कौन सा दे रखा है? वीडियो चल रही है ना, हाँ, एक तो रोटीफर चीज दे रखा है, एक कौन सा? ये वाला दे रखा है आपको, स्वीट चीज। देखो मैंने कैसे याद किया, रोटीफर, यहाँ पे एफ आ रहा है ना, रोटीफर, तो ये किससे किससे बनता है अपने को? फंजाई, फंजाई की हेल्प से अपने को ये चीज मिलता है, ठीक है। और ये देखो स्वीट चीज, सैक्रोमाइसिस सर्विस, सैक्रोमाइसिस सर्विस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, तो इससे उससे नहीं मिलता। प्रोपियोनी बैक्टीरिया सर्मिनाई, इस बैक्टीरिया से प्रोपियोनी एस, देखो यहाँ पे सर्मिनाई है ना, एस, तो देखो स्वीट चीज एस, एस किससे मिलता है? प्रोपियोनी बैक्टीरिया सर्मिनाई से। और देखो ये रोटीफर चीज एफ आया, एफ किससे मिलता है? फंजाई से मिलता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चीज का आपको समझ आया, आपको ये पाम का समझ आया। आप बोलते इडली डोसा ये सब डोसा में तो कहीं इडली के अंदर है ना, और इन सब चीजों के अंदर भी है ना, और डोसा का जो आटा बनता है ना, देखो डोसा वो बेलते हैं, ठीक है, वो ऐसे जो आटा वो पेस्ट सा होता है ना, वो भी ऐसे ही फर्मेंटेड होता है कुछ, ठीक है। इडली डोसा वगैरह सब कुछ ये चीजें भी है ना कहीं इनको फर्मेंटेड, कहीं ना कहीं हम माइक्रोब्स की मदद लेते हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ आया हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा यूज होते हैं माइक्रोब्स। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज की। किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्रियल यूज की, है ना, इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज क्या है माइक्रोब्स का? भाई इंडस्ट्री में कहाँ माइक्रोब यूज हो जाएंगे? अरे भर भर क्यों आएंगे। आपको पता है बड़े बड़े टैंक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर माइक्रोब्स की मदद से हम चीजें बनाते हैं, उन्हें फर्मेंटर बोलते हैं। मैंने ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? बड़े बड़े टैंक जिनके अंदर हम माइक्रोब्स की मदद से प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। देखो मैं स्पेलिंग लिखता हूं, फर्मेंटर, फर्मेंटर बोलते हैं। अभी मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, यहीं पे बायोटेक वाले चैप्टर में नहीं बताऊंगा, ये तो कौन हो गए? फर्मेंटर। वो टैंक्स, बड़े बड़े वो टैंक जिनके अंदर हम माइक्रोब्स को डालते हैं और माइक्रोब्स से हमें प्रोडक्ट मिलता है, उन्हें फर्मेंटर बोलते हैं। अब देखो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर क्या होते हैं? बड़े बड़े वो टैंक
जिनके अंदर हम बायोटेक से प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हें बायोरिएक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल, देखो स्टैगर्ड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल और वो मतलब होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बायोटेक वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना फर्मेंटर और बायोरिएक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और देखो ये वाली बात आपको समझ आई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप मुझे बताइए, फर्मेंटर हुआ। अब देखो हम इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोब्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बियर बनाने में। एक है ना हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एक चीज रहेगी ब्रेड। देखो ब्रेड और बियर में एक साथ ही बताता हूँ। देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है ब्रेड। आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, ग्लिम्पसेस ऑफ कुर्ग में भी ऐसे कोई टॉपिक था, ग्लिम्पसेस ऑफ कुर्ग, है ना। वहां पे ये बताते हैं कि भी कुर्ग की अच्छाइयां वगैरह, तो मतलब एक था ये टॉपिक, मुझे ध्यान है। उस चैप्टर के दो पार्ट थे। एक में तो ना उस जगह की एक जगह की बहुत ज्यादा अच्छाई बता रखी होती है, वहाँ ये पेड़ लगते हैं ऐसे ऐसे। एक के अंदर वो बेकर्स के बारे में बता रहता है, तो वहाँ पे जो बेकर्स होते हैं, गोवा के बेकर्स होते हैं पुर्तकालीन शैली, मुझे क्लियरली कुछ याद नहीं है, 10th में आपने टॉपिक पढ़ा था ये। ठीक है, चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश का, तो वहां पे ब्रेड वगैरह की बात आती है। तो मैं बस वो ब्रेड के लिए आपको रिलेट करवा था, आपकी 10वीं क्लास 10वीं की पुरानी यादों में लेके जा रहा था। तो आप मुझे बताइए, ब्रेड को बनाने के लिए भी ईस्ट जरूरी होता है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या जरूरी होता है, ईस्ट जरूरी होता है। ईस्ट क्या एक फंजाई है जो कि कौन से क्लास के अंदर आती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आती है, जो कि तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेरी गुड। वेजिटेटिव के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन भी करता है, बडिंग भी करता है, और साथ में क्या करता है आपका फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और बाइंड डिफ्यूजन भी करता है। तो आपको ये बिल्कुल बात ध्यान में रखनी है इसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, किसका साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट, दैट्स इज इक्वल टू सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस। क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस। ठीक है, इसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट। क्यों, क्योंकि ब्रेड बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। और इसको हम बीवरेज ईस्ट भी बोलते हैं। बीवरेज क्यों, अभी पता लगेगा। जैसे हम बात करते हैं अभी किसकी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर ईस्ट किस काम आता है। ठीक है, देखिए पता है मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे फोन में पता नहीं क्या अपने आप ही वीडियो रुक जाती है, तो देखना पड़ता है कहीं मैं बोले जाऊं भोके जाऊं, और मतलब बोले जाऊं, है ना। ठीक है, भोकना तो सही नहीं रहेगा। देखो पता है एक कोई भी काम होता है ना, कोई भी काम वो दिल से करा जाता है। आपको पता है एनर्जी है ना हमेशा लो टू हाई जगह फ्लो करती है। अब मेरी एनर्जी अगर यहाँ पे हाई होगी, अगर आप डाउन भी बैठे होंगे ना, तो जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस सर्विएसिस सर्विएसिस, तो आपके कानों में कुछ तो जाएगा। एनर्जी हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फॉलो करती है, नेचर का रूल है, और ये कभी फ्लॉप नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ना कोई वो बात नहीं है, इसको भूखना नहीं बोलते। मे भी है ना मेरा माइक आ जाएगा ना, तो मेरा गला इतना ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। फैन भी बंद रखना पड़ता था, आज तो मैंने फैन ऑन रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए, सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस को हम बेकर ईस्ट बोलते हैं, समझ आया। बीवरेजेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाइन, विस्की, वोदका, रम, ब्रांडी, इन सब को बनाने के लिए, बियर, इन सब को बनाने के लिए ईस्ट जरूरी होता है। हम क्या करते हैं फर्मेंटर्स के अंदर, हम देखो जो ये अल्कोहल प्रोडक्ट है ये दो टाइप के होते हैं। किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्स्ट डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर। भाई रॉ मटेरियल कौन सा लिए, अगर रॉ मटेरियल आपका ग्रेप्स है, बनाना, किस चीज की दारू, भाई ग्रेप्स की दारू होती है, बनाना की दारू होती है, हर किस्म की एप्पल की दारू होती है, सारे प्रकार की वाइन्स होती हैं। ठीक है, आपको मिलती है ना, तो वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कैसा है। दूसरी किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका डिस्टिलेशन किया गया है नहीं, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। देखो बियर और बियर और वाइन, बियर और वाइन, वाइन चर्च पे चढ़ती है आपको पता होगा, बियर तो आपने सुना ही होगा पौआ छोटे वाला 20 रुपए का आता है। बियर और वाइन ये दोनों क्या है कि इनके अंदर हमने कंसंट्रेशन क्या रखी है, अल्कोहल की कम रखी है, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या रखी है, ज्यादा रखी है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम है, तो इनका डिस्टिलेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अल्कोहल से पानी को उड़ा देते हैं। अब लोग बोलते हैं भाई ईस्ट है, हमने ईस्ट डाला, ईस्ट से दारू पूरी क्यों नहीं बना के दे रहा। मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि ईस्ट के अंदर क्या कुछ होता है, कौन सी एंजाइम लगती है, सब बताऊंगा। जाइमेज एंजाइम लगती है, वही बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जाइमेज एंजाइम तो लगती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जाइमेज एंजाइम किसके रिगार्डिंग आती है, इसके रिगार्डिंग आती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं पर आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, वहां पे क्या होता है, अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो गई तो ईस्ट खुद ही मर जाते हैं। अगर वो खुद ही मर गया तो वहां पे दारू बना ही नहीं पाएगा। तो इसलिए
इस हमेशा जो बना रहे हैं वहां पे 13% से अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम रखते हैं। अब मुझे बताइए हाई कंसंट्रेशन कैसे अचीव करेंगे फिर हम। देखो आपको पता है ये गिलास है, इसके अंदर दारू भी है पानी भी है, तो आप उनको बॉईल करो। देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफरेंट है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करो कि वो पानी तोड़ जाए और दारू रह जाए, तो यही प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो वाई डिस्टिलेशन, हम क्या करते हैं दारू को बना लेते हैं, ठीक है, जो हाई कंसंट्रेशन वाली दारू होती है। और कौन कौन आता है, विस्की, देखो अब ध्यान से सुनना, बियर और वाइन क्या होती है, लेस डिस्टिलेशन वाली होती है। विस्की, वोडका, रम और ब्रांडी, ये चारों कैसी होती है, हाई डिस्टिलेशन वाली होती है। तो आपका ये टॉपिक भी कवर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा आता है कि हमारी जो ये माइक्रोब्स है ये हमारे हेल्थ के अंदर कैसे प्ले रोल करते हैं। किसके अंदर, देखो हमने बात की थी कि भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, भाई वेलफेयर हमारी हेल्थ के अंदर भी तो इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक, दोनों को बताऊंगा यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा एंटीबॉडी क्या आता है और एंटीबायोटिक क्या आता है। तो सुनिएगा अब हेल्थ के अंदर माइक्रोब्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो एक तो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, देखो एक साइंटिस्ट था, एंटीबॉडी एंटीबायोटिक अभी बताऊंगा आपको, पहले इसकी बात कवर करो टॉपिक को। एक साइंटिस्ट था, कौन सा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके ऊपर काम कर रहा था, स्ट्रिप्टोकोकस, स्टिफाइलोकोकस। देखो मैंने वो कैसे याद किया, एक साइंटिस्ट है भाई, वो एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर काम कर रहा था। बहुत बड़ी चीज कौन सी है, एक फाइलम। एक फाइलम तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो स्टिफाइलो, फाइलम आ रहा है ना फाइलम, क्योंकि स्ट्रिप्टोकोकस अभी नाम आएगा दोबारा से, तो आप ध्यान रखना। स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा था ये साइंटिस्ट, वर्क कर रहा था। तो इसने देखा कि भी ना ये बैक्टीरिया, इसने पेट्री डिश थी जिसके ऊपर बैक्टीरिया को रखते हैं, इसको धोया नहीं था साफ सुथरे से, तो ना एक फंजाई थी, कौन सी, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। वो फंजाई ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को मार दिया। तो भाई इसको लगा ये क्या हुआ, इसका कलंक तो मेरे सर लग गया बैक्टीरिया मरने का, तो इसको कहा नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसने डिस्कवरी की। तब इसे पता लगा जो ये वाइट वाले बैक्टीरिया है ना, इनको मैंने नहीं मारा है, इनको मारा है किसने, इस फंजाई ने, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। पहली एंटीबायोटिक की खोज यहीं से हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। देखो इन्होंने तो कोई और पेनिसिलियम नोटेटम देखी थी, पर जिससे एंटीबायोटिक बनी ना, वो दूसरी पेनिसिलियम नोटेटम थी। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम की बात हुई। देखो क्या होता है फिर ना, दो साइंटिस्ट हो रहा है, फ्लोरी और चेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इस व्यक्ति ने ये बात ढूंढ दी कि ये बैक्टीरिया को कैसे मार रहा है, क्यों ना इसी फंजाई को हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें और वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या करेगी। अब ये फंजाई है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जा रही है, तो देखो अगर इसके अंदर बैक्टीरिया है कौन सा, स्टिफाइलोकोकस, तो ये फंजाई इसको मार देगी ना, इस बैक्टीरिया को मार देगी, ठीक है, और ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। इस तरीके से हम ऐसे डालते हैं इसको। तो फ्लोरी और चेन ने पहली बार वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर इस फंजाई को ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, मतलब एंटीबॉडी बनाई। देखो एंटीबॉडी नहीं, सॉरी बायोटिक, मैं खुद गलत बोल गया, एंटीबायोटिक बनाई। अब मैं बात करता हूँ मतलब देखो फ्लोरी और चेन ने क्या, फिर इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ तो है कौन, एंटीबॉडी, और एक तरफ है एंटीबायोटिक। बायोटिक देखो बायो नाम में क्या बायोटिक, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। वो चीज, वो दवाई जो कि दी जाएगी एक इंसान को, जो कि किसके अगेंस्ट होएगी, वो दवाई जो अगेंस्ट होएगी एक बैक्टीरिया की लाइफ के। ये वो चीजें होती हैं जो एक बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, एक बैक्टीरिया, और ये मारती भी किसको, एक बैक्टीरिया को ही मारती है। तो एंटीबायोटिक आपको समझ आया, एंटीबायोटिक वो चीज जो कि एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, मे बी उसका वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया नहीं माइक्रोब्स बोलो, ठीक है, वो चीज जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है, मे बी उसका कुछ एक्सक्रीटा भी हो सकता है, मे बी वो कुछ काम के लिए उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रही है वो चीज, और वो किसी और ऑर्गेनिज्म को मार दे, किसी और माइक्रोब्स को मार दे, वो है एंटीबायोटिक, ठीक है। अब बात आती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या हमारे, देखो हम ह्यूमन है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के अंदर एक एंटीजन आ गया, मतलब अगेंस्ट,
कोई और मतलब कोई और चीज़ आ गई, गंदी चीज़ आ गई, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है, इस एंटीजन को मार के खा जाती है। सिंपल सी बात है। तो एंटीबॉडी अलग चीज़ होती है, एंटीजन अलग चीज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा आराम से एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं, और उनको नोबेल पुरस्कार दिया था गया था, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो हमने हमारा काफ़ी हद तक टॉपिक चैप्टर कवर कर लिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ये माइक्रोब्स है ना, ये मतलब मार्केट वगैरह के अंदर और हमारी हेल्थ के अंदर कैसे कैसे और रोल प्ले करते हैं। पर उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, काली खांसी, गालघोटा, कुष्ठ रोग, ये सब बीमारियां, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनको एंटीबॉडी की मदद से, एंटीबायोटिक, मैं फिर पता नहीं क्यों गलत बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, एंटीबायोटिक की मदद से इनको मार दिया गया है, ठीक है, खत्म कर दी गई है ये बीमारियां, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। तो ये क्लियर हुआ आपको। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यही कि देखो क्या होता है कि हमारे पास ये होती हैं, क्या बोलते हैं, देखो आपको पता है, आपके पास बैक्टीरिया, फंजाई से आप क्या करते हो, बहुत चीज़ें लेते हो, जैसे सिरका, देखो विनेगर कैसे लेते हैं हम, जो विनेगर होता है ना, एसिटिक एसिड, ये किससे मिलता है, ये भी एक बैक्टीरिया से मिलता है। तो आपको ये सारी बातें अभी हम देखो, मैं आपको ना मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा, मैं आपको वो शो करता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए, वो फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए, अब आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो मैंने ना यही चीज़ बना रखी है। आप भी क्या करिए, अपनी एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर ना ये स्टिकी नोट्स लगा लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा सा अजीब है, आसान है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा अजीब, पता है क्यों है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी दे रखी है। पर आप ऐसे स्टिकी नोट्स बना लोगे ना, एक पेज के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, और लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो आपको ध्यान रखना है, देखो एस्पारगिलस से हमें क्या मिलती है, एस्पारगिलस एक फंजाई है, जिसे हमें क्या मिलती है, सिट्रिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। तो ये देखा, एक हमारे पास कौन सा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया, देखो नाम से पता लग रहा है बैक्टर, इससे हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है, एसिटिक एसिड ही विनेगर होता है, ठीक है। फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप सबको पता है, इससे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है। फिर आता है ये देखो, ये तो रुक जाओ, ये देखो ये भी होगा क्लोस्ट्रीडियम, देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकम तो एक बैक्टीरिया है ही है, ठीक है, वो मैं आपको बताया था वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, टिफिन बंद कर देते हैं, वो जहर वाला बैक्टीरिया, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कहानी बताई थी उसके अंदर, तो ये तो बैक्टीरिया है ही है। इससे आपको क्या मिलता है, ब्यूटेरिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, ब्यूटेरिक एसिड मिलता है इस बैक्टीरिया से। तो आपको ये बिल्कुल से ध्यान रखने है कि देखो आप कैसे याद करो, देखो यहाँ पे सेम सा मैच कर रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड है, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस तो पूरी दुनिया को याद है, पैदा हुए तब से याद है आपको। एस्पारगिलस, देखो ये मैंने कैसे याद किया है, एस्पारगिलस पता है कौन सी फंजाई है, आपको ध्यान हो तो, एस्पारगिलस आती है कौन सी फंजाई के अंदर, ये आती है आपकी उसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर, किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है एस्पारगिलस, ठीक है। एस्पारगिलस से आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, सॉरी सिट्रिक एसिड मिलता है, मेरी जीभ भी कट गई है ना, गलत बोला था, क्या कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। और आपको ध्यान रखना है, एस्पारगिलस किसके अंदर आता है, उस फंजाई के अंदर आता है, कौन सी, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है एस्पारगिलस, और आपको क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। तो आप ध्यान रखना इस बात को, ये हुआ आपको क्लियर, ठीक है। फिर रुकिए, है ना, और अगला पॉइंट ये देखिए आप कि भी ये देखिए लाइपेज है ना, क्या होते हैं, जैसे दाग, आपकी जो कपड़े होते हैं इनके ऊपर दाग लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये लाइपेज इस्तेमाल आते हैं, ये भी हमें माइक्रोब से ही मिलता है, ठीक है। प्रोटीज और पैक्टीज, आप जूस देखते हो मार्केट में, जो जूस आता है वो कितना क्लियर होता है, ठीक है, तो वो इसी के कारण, जो फ्रूटी से होती है वो कितनी क्लियर होती है ना, तो वो इसी के कारण होती है, प्रोटीज और पैक्टीनेज के कारण, ठीक है। ये क्या एंजाइम्स है जो हमें किससे मिले, बैक्टीरिया से मिले, माइक्रोब से मिले, एक तरह स्ट्रिप्टोकाइनेज, देखो क्या होता है, वो थोड़ा सा वो कुछ चीज़ हो गई थी, खराब हो गई थी, अब आप ध्यान दीजिए। स्ट्रिप्टोकाइनेज है ना, क्लोट ब्लस्टर के अंदर हेल्प करती है। देखो प्रोटीनेज और पैक्टीनेज तो आपको समझ आ गया, अब स्ट्रिप्टोकाइनेज की बात सुनिए। क्या होता है कि जब किसी को मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन होता है, ये क्या होता है कि मतलब इन छोटा, आप ध्यान दीजिए कि भी जब हार्ट अपना काम, देखो 3 टाइप की बीमारियां होती है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, और देखो हार्ट अटैक को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डिक इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट।
कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, दिल है ना धड़कना ही रुक जाता है, मतलब दिल है जो वो क्या कर रहा है, मतलब दिल है बीट करना ही, पंप बीट करना ही बंद हो गया। और क्या होता है ये किसके अंदर है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर हुआ। अरेस्ट, आप सोचो मैंने सोचा अरेस्ट हो गया बंदा, अब मर गया, बस अब गया, तो दिल रुक गया, अब गया। फिर होता है एक हमने कौन सा कहा, मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक। इसके अंदर क्या होते हैं, हार्ट की मसल है ना डैमेज हो जाती है, इसके अंदर बंदा मरता नहीं है हार्ट अटैक के अंदर जनरली। कार्डियक अरेस्ट है तो बंदा चलो गया, ठीक है, तो वो लास्ट चीज होती है। फिर आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, हार्ट ने अपना काम करना ढंग से बंद कर दिया। हार्ट का मेन काम क्या होता है, खून का ब्लड की पंपिंग करना, तो उसके अंदर कुछ मतलब अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो फेल हो गया। देखो कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की होगी, तो देखो उसने अपना काम ढंग से नहीं किया, तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो गया, तो मतलब अपना काम करने में वो गया, खराब हो गया। तो हार्ट फेलियर का क्या है कि भाई वो उसके अंदर वो पंपिंग ढंग से नहीं कर पा रहा, अपना जो खून है ना उसको ढंग से पहुंचा नहीं पा रहा, ये हार्ट फेलियर के अंदर होता है। अब देखिए क्या होता है, मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन, जब हार्ट अटैक आता है किसी के अंदर, तो किसी आदमी को, तो है ना उसके जो ब्लड वेसल होते हैं उनके अंदर क्लोट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। उन क्लोट्स को ना मतलब अब देखो क्लोट्स बन गए, धब्बे बन गए, ब्लड वेसल बंद होगी, ब्लॉक होगी, अब खून तो जा नहीं पा रहा, तो उन क्लोट्स को ना तोड़ना पड़ेगा। उनको तोड़ने के लिए एक एंजाइम दी जाती है उनको, वही एंजाइम है स्ट्रिप्टोकाइनेज। कौन सी एंजाइम है, स्ट्रिप्टोकाइनेज, जो ये क्या करते हैं, क्लोट बस्टर की तरह एक्ट करती है। अब देखो ये एंजाइम है ना हमें जर्नली डायरेक्ट नहीं मिलती, हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे बनती है वो मैं आपको बायोटेक फर्स्ट के अंदर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये एंजाइम बनती है। देखो पर अब देखो ये जो स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम है प्रोड्यूस कौन करता है, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अब देखो मैंने कहा था ना स्टिफाइलोकोकस और स्ट्रिप्टोकोकस। स्टिफाइलोकोकस तो वहां आया था किसने, जब किसने अलेक्जेंडर वॉन फ्लेमिंग ने, वॉन फ्लेमिंग नहीं आएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब क्या किया था, उसका पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, तब कहाँ किसका यूज हुआ था, स्टिफाइलोकोकस। अब स्ट्रिप्टोकोकस, तभी मैंने आपको कहा था वहां पे ऐसे आता ना फाइलम, उसने फाइलम बड़ा होता है तो साइंटिस्ट ने बड़े काम किया, एक फाइलम के ऊपर डिस्कवरी की, और ये कौन है, स्ट्रिप्टोकोकस। तो ये बात है, रिमूव क्लोट फ्रॉम अ ब्लड वेसल ऑफ मायोकार्डिक पेशेंट लीडिंग टू हार्ट अटैक, जिससे हार्ट अटैक की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। मायोकार्डिक पेशेंट के अंदर देखो मायोकार्डिक वही है, हार्ट अटैक आने वाली बात थी। तो ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। ये देखिए, अब ये देखिए लास्ट ये पेज में हमारा खत्म हो गया। अब देखो क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन, कौन सी, एक मिनट, हाँ ये देखें साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंजाई है, कौन सी, ट्राइकोडर्मा। कौन सी फंजाई है, ट्राइकोडर्मा। देखो ट्राइकोडर्मा क्या करती है, ट्राइकोडर्मा ना साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा ये काम तो कर ही रही है, ट्राइकोडर्मा इस चैप्टर में दोबारा भी आएगी, ठीक है। ट्राइकोडर्मा ना क्या करती है, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस की, एक एंजाइम प्रोड्यूस की। ये एंजाइम क्या करती है, देखो कौन से, ये देखो साइक्लोस्पोरिन ए। आपको पता है जब मान लो किसी की किडनी फेल हो गई तो हम पेशेंट किसी और की किडनी लेके चढ़ाते हैं। अब कई घर वाले घटिया होते हैं, लोग भी घटिया होते हैं, उनको घर वाले किडनी देने से मना कर देते हैं, तो किसी बाहर के व्यक्ति की किडनी लेनी पड़ती है। तो भाई वहाँ पे किसी बाहर का व्यक्ति आ रहा है, डोनर सही नहीं है, डोनर से उसके एंटीजन मैच नहीं हो पा रहे, तो क्या होते हैं, हम क्या करते हैं कि भी उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को है ना हम क्या देते हैं, ये साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। इससे क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम का क्यों करा हमने, इम्यूनिटी कम क्यों की, ताकि जब वो किसी और की किडनी आके लगी उसके पास तो उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि ये बाहर फॉरेन मटेरियल है। अगर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसी किडनी को मार के खा जाएगी, तो फिर वो पेशेंट तो ठन गोपाल रह जाएगा। तो इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए जैसी दवाइयाँ दी जाती है। और आपको पता है कोर्टिसोल हार्मोन जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर कौन सा, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है, उसके दो हिस्से होते हैं, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स होते हैं, वहां से एड्रेनल कोर्टेक्स बाहर वाली कवरिंग होती है, उसके अंदर से क्या निकलते हैं, देखो कोर्टिसोल हार्मोन जो दिया जाता है वो इसी चीज के लिए दिया जाता है कि कोर्टिसोल ने अब क्या किया, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन कहाँ से निकलता है, कोर्टेक्स से निकलते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो साइक्लोस्पोरिन ए किसकी तरह एक्ट करती है, इम्यूनोसप्रेसिव की तरह एक्ट होती है। ये किससे मिलते हैं, फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यहाँ पे है। ट्राइकोडर्मा एक और दूसरी होती है, वो किसके अंदर आती है, हमारे इसके अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, जो फंजाई जो क्या करते हैं, रैशेज हो जाते हैं उसके अंदर, रिंगवर्म्स वगैरह के अंदर, ठीक है। अब देखना एक और चीज होती है स्टेन्स, ये तो स्टेन्स नहीं, स्टैटिन, सॉरी, देखो स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट।
जो ईस्ट होते हैं ना वो स्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। और स्टैटिन किससे मिलता है अपने को, कौन से इससे मिलता है, मोलस्कस परप्यूरिकस से। ठीक है, ये क्या करते हैं आपको पता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना जब, तो हमारी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं होता। हम बोलते भी कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई हो जाए तो क्या करते हैं, जिसकी मदद से, स्टेटिन्स की मदद से, जो कि ईस्ट दिन देता है, कौन सा ईस्ट, मोलस्कस परप्यूरिकस, जो कि देखो मोना प्यारी, मैंने तो ऐसे कहता था मोना प्यारी देखो मोना प्यारी कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती है, प्यारी प्यारी है भाई, कोलेस्ट्रॉल को तो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मोना प्यारी कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती है। मोलस्कस परप्यूरिकस ईस्ट होता है जो कि स्टेटिन्स निकालता है, वो स्टेटिन्स ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करते हैं। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज किया, कैसे डिक्रीज करते हैं, देखो एक एंजाइम थी जिसके ऊपर क्या लग रखा है, एक एंजाइम, उसके साथ एक एंजाइम थी जो कि क्या करती, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती थी, कोलेस्ट्रॉल बनता था, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता था उस एंजाइम की हेल्प से। तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर करती है। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर बायो, उसके अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो कौन से चैप्टर के अंदर, बायोमोलिक्यूल के अंदर। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर मतलब इसका कॉम्पिटिशन करती है, कहती नहीं पहले जाके मैं लगूंगी, और वो पहले जाके लग जाती है क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो लग नहीं पाते, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। तो ये ना आपने बिल्कुल अच्छे से, हमने ना पूरा टॉपिक कवर कर लिया, ये जो इस पेज के अंदर जितना भी सब कुछ दे रखा था। अब हम बात करेंगे किसकी, ये म्युनिसिपल वेस्ट की। अब ध्यान रखना कि म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है। देखो जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसका मतलब जो सीवरेज से वेस्ट निकलता है ना और ये जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सीवरेज से ये वेस्ट निकलता है ना, इसी को हम म्युनिसिपल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो ये देखिए, ये आपको क्लियर हुआ, सारा टॉपिक सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आइए स्क्रीन वही लेके आते हैं। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन वापस आ चुकी है, ब्लैक वाली। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि हम किसकी बात करते हैं, किसकी, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अब ये पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से। आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम जो क्या करते हैं, पहले देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जैसे जाले वाले लगा दिए, पानी आ रहा है, जो कचरा वगैरह यहाँ रुक गया, ठीक है, घास फूस और जो कपड़े वपड़े कीचड़ के अंदर क्या क्या आता है वो सब यहाँ रुक गया। फिर उसके बाद एक टैंक है, ठीक है, उसके अंदर इसको डाल दिया, फिर यहाँ पे मिट्टी नीचे बैठ गई, ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर वाली चीज़ बच गई। ये देखो ऊपर वाली को दूसरे से दिखा देते हैं, ये ऊपर वाली बच गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, फिर इसको हम, ये होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू मिट्टी को नीचे बिठा लिया, मिट्टी नीचे बैठ गई डस्ट पार्टिकल, पैलिएबल्स, पत्थर वगैरह सब नीचे बैठ गए। ऊपर क्या बच गया, इफ्लुएंट बच गया, इफ्लुएंट जो फ्लो कर सकता है, इफ्लुएंट। ठीक है, अब ये हुआ, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस जो मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ ना, इससे आपको हर पॉइंट बिल्कुल बाकायदा क्लियर होगा, ध्यान से समझिएगा। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का इफ्लुएंट हमने टैंक के अंदर डाल दिया, ये एक टैंक है, इसके अंदर हमने उसका इफ्लुएंट डाल दिया, ये इफ्लुएंट डाल दिया इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट का। इसके अंदर क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट के इफ्लुएंट के अंदर क्या हुआ, हमने ये डाल दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट का इन्फ्लुएंट डाल दिया। अब मैंने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई के मैशेज लिए। किसके बैक्टीरिया, ये देखो ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ऐसे 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 बैक्टीरिया थे, ठीक है, और ये देखो फंजाई, ये फंजाई थी। बैक्टीरिया और फंजाई के मैश थे, मैश मतलब गुच्छा, बैक्टीरिया और फंजाई का गुच्छा था, और वो मैंने लेके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी तरह इसने एक्ट किया, अब देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मैंने, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे आगे, अब ये क्या करेंगे, इसकी बीओडी डिक्रीज करेंगे। व्हाट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी बीओडी डिक्रीज कर दी। क्या कर दी हमने, इसकी बीओडी डिक्रीज की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर दिया। कि किसको डिक्रीज कर दिया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये देखो बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ आए, मतलब अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, इसको अब किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे यहाँ पे, उन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए रहती है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन दे दी। इसको एयरेशन टैंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एयरेशन टैंक। कौन सा टैंक भी बोलते हैं, एयरेशन टैंक भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखी है, तो यहाँ से क्या हुआ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया की ऑक्सीजन लेने की डिमांड अब कम हो गई। जब उनकी ऑक्सीजन लेने की डिमांड अब कम हो चुकी है तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ना जो ऊपर वाला इफ्लुएंट होता है, ऊपर वाला इफ्लुएंट, उसको तो हम दूसरे टैंक में डाल देते हैं, और जो नीचे वाले ये फ्लोक्स होते हैं इसको हम एक और टैंक में डाल देते हैं। वहाँ ये ना नीचे बैठ जाते हैं सारे। ये क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और इसमें से कुछ लेके हम दोबारा से इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमने सारा निकाल लिया। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैं दूसरे पेन से जाता हूँ, ये देखिए ये सेडिमेंट, यहाँ पे सेडिमेंट हो गया, एक्टिवेटेड स्लज बोल दिया। इस एक्टिवेटेड स्लज से कुछ हम हिस्सा लेते हैं और इस टैंक के अंदर डाल देते हैं। इस टैंक के अंदर डाल दिया। इस टैंक के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, ये हमने इस टैंक के अंदर डाल दिया। इस टैंक के अंदर डालने के बाद क्या हुआ कि भी अब देखो, क्योंकि यहाँ से तो हमने सब कुछ निकाल लिया था, अब दूसरे कचरा आएगा, उसको भी तो भाई बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरिया का मैसेज चाहिए, वो तो ग्रो कर जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनको थोड़ी तो चाहिए ना ऐसा इनोकुलम स्टार्टर, जैसे हमने दही डाला था ना, वो मतलब हल्का सा दही डालते हैं, दही जमाते हैं वैसे, ठीक है। तो इसको इसके अंदर डाल दिया ना इसके अंदर। अब देखो क्या हुआ, जब इसको इसके अंदर डाल दिया और इनको निकाल दिया, यहाँ पे ये बैठ गए, ठीक है, ये सारे बैठ गए, इसको एक्टिवेटेड स्लज बोल दिया। अब ये देखना यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, किससे, एक्टिवेटेड स्लज से। यहाँ पे क्या एक्टिवेटेड, ये क्या एक्टिवेटेड स्लज है। अब ये एक्टिवेटेड स्लज क्या करती है, इस एक्टिवेटेड स्लज को मैं दो जगह लेके, आधा तो मैंने कहा वहाँ इनोकुलम में डाल दिया, फिर देखो, और जो वहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो देखो ये जो हमने टैंक बनाया था, वहाँ पे अपने इस टैंक बनाया था ना, ये देखो ये टैंक बनाया था, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरिया ये था, यहाँ पे बैक्टीरिया डाले थे फिर हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कुछ बैक्टीरिया ले लिए, सारे बैक्टीरिया ले लिए थे, यहाँ पे सेडिमेंट करवा लिया था, ठीक है। और फिर जो ये ऊपर वाली चीज़ थी ना, इसको हम डायरेक्ट रिवर के अंदर डाल सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट रिवर के अंदर डाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि डायरेक्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम डायरेक्ट क्या डाल सकते हैं, इफ्लुएंट को रिवर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। फिर हमने इसको, ये एक्टिवेटेड स्लज बन गया था, यहाँ से कहानी चल रही थी ना अपनी एक्टिवेटेड स्लज से। ये देखिए ये एक्टिवेटेड अभी जो मैंने बनाया था, ये एक्टिवेटेड स्लज था, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज को मैंने दो हिस्सों के अंदर बांटा, कुछ तो मैंने वापस वहाँ भेज दिया और कुछ को मैंने एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया, जहाँ पे वो बैक्टीरिया थे जो कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर वहाँ पे डाल दिया। तो वो वहाँ पे ना, वहाँ पे इस स्लज को खा गए, वो सब इन बैक्टीरिया, इन फंजाई के मैसेज को खा गए। तो अब उनको वहाँ पे तो कुछ गैसेस भी निकली होंगी, उन्होंने खाया है, तो वो गैसेस ही क्या होती हैं, बायोगैस बोलते हैं उनको। उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, मीथेन गैस की होती है। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा निकलती है उसके अंदर, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ना एनएरोबिक बैक्टीरिया ही इस्तेमाल होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने पूरा ये सीवेज ट्रीटमेंट ढंग से पढ़ लिया। और एक बात याद रखनी है आपको, कोई भी आज तक ह्यूमन ने, साइंटिस्ट आज तक ऐसी कोई तरीका नहीं बना चुके हैं जिससे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कर सकें, ठीक है। वो तो देखो माइक्रोब्स ने मदद की ना माइक्रोब्स ने मदद, तो माइक्रोब्स इतनी ज़्यादा मदद करे अपनी, आप सोचिए देखो इतना ज़्यादा एक्सक्रीटा प्रोड्यूस होता है पर डे, और वो सब साफ हो जाता है साफ माइक्रोब्स द्वारा, मतलब कितनी मदद कर रहे हैं। साइंटिफिकली इतना फास्ट काम करना किसी के लिए प्रूवन, वो बना ही नहीं पाए अभी तक। आगे बनाए ना बनाए वो नहीं पता, पर अभी तक नहीं बना पाए हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। फिर आपको मैं एक और बात बताता हूँ, क्या कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के तहत ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाया गया था बहुत जगह जगह, कि नदियों के अंदर गंदा पानी डाल दिया जाता था, सीधा ये एक्सक्रीटा वाली चीज़ें ही डाल दी जाती थी, जिससे क्या होती थी वहाँ पे देखो ये एक्सक्रीटा डाल दिया, यहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। आप सोच के देखो, आपने डायरेक्ट डाल दिया, ये नदी है, नदी के अंदर आपने डायरेक्ट एक्सक्रीटा डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बैक्टीरिया आएंगे, इसको खाने के लिए आएंगे, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए रहेगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उनकी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। फिर वो ऑक्सीजन लेंगे पानी से, पानी की ऑक्सीजन को लेंगे, तो जो वहाँ आपकी फिशेज होंगी, नेटिव एनिमल होंगे, वो सब मरने लग जाएंगे, वहाँ के प्लांट्स मरने लग जाएंगे। इसलिए हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम करनी होती है, फिर उसके बाद रिवर के अंदर डालना होता है, ठीक है। तो ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है क्या, ये क्या बोलते हैं, ये वाला बायोगैस प्रोडक्शन। क्या है बायोगैस प्रोडक्शन? देखो बायोगैस तो हमने यहीं पे प्रोड्यूस कर ली, पर हम बायोगैस प्रोडक्शन ढंग से पढ़ते हैं। देखो बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर कुछ बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं जिनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। मिथेनोकोकस, मिथाइलोट्रोपस, ये सारे बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया नहीं है। ये कौन बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया नहीं है। तो बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। देखो क्या होगा बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर, मैं आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा या बनाऊंगा नहीं। बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर मिथेनोजेंस इस्तेमाल होते हैं। मिथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं? जो काओ बुफेलो होती है उनके रूमिनेंट क्या होता है? देखो एक जिनोर है, कोई ये जो जुगाली करते हैं ना, जुगाली है ना, जर्नली इन जानवरों के 4 टाइप के पेट होते हैं।
4 स्टमक होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्टमक। कितने स्टमक होते हैं? 4 स्टमक होते हैं। उन 4 स्टमक में से एक हिस्सा होता है स्टमक का र्यूमेन। र्यूमेन के अंदर ही बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि सेलुलोज होते हैं। आप सबको पता है पौधे होते हैं, पौधों की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और पौधों के अंदर हम घास चारा डालते हैं जानवरों को, इनके अंदर क्या होता है? सेलुलोज बहुत ज़्यादा आता है। तो इनका पेट है ना, सेलुलोज पचा नहीं पाता इतना सब कुछ, तो ये बैक्टीरिया इनकी मदद करते हैं। ये किसके अंदर? ये जो बैक्टीरिया का ये जो चीज़ है ना, ये बनना, ये बैक्टीरिया और काओ का ये रिलेशन, इसको हम पता क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को हम बोलते हैं, कौन सा? ये म्यूचुअलिज्म है। किसका एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का बेनिफिट हो रहा है। भाई काओ को तो खाना पचा के दे रहा है, उसे भी खाना मिल रहा है, ठीक है। तो जब काओ गोबर करती है ना, मतलब जो काओ का डंक होता है, उसके अंदर ये सारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, तो मिथेनोजेंस वहाँ मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब मिथेनोजेंस वहाँ मिल गए, हम काओ के जो एक्सक्रीटा होता है उसको ना एक उसके अंदर खड्डा खोल देंगे, 10 से 15 फीट गहरा खड्डा, 10 से 15 फीट गहरा, ठीक है। 100 फीट तक के तो ना वो मिलते हैं, बायोरिएक्टर्स मिलते हैं आपको। 10 से 15 फीट गहरा खड्डा खोल दिया, उस खड्डे के अंदर हमने क्या डाल दिए? मतलब उस खड्डे के 2 हिस्से होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, रुको, है ना। और मतलब हम क्या करते हैं उसके अंदर, मतलब उधर से बायोगैस प्रोडक्शन होती है। 1 मिनट डायग्राम से बताता हूँ आपको, वेट। ये देखिए, जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या करते हैं, एक खड्डा ऐसा खोदा, एक खड्डा ऐसा खोदा, एक खड्डा ऐसा खोदा, इसके अंदर हमने वो डंक को डाला और पानी डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लरी देखो नाम में ही पेस्ट है, देखो स्लरी पेस्ट जैसा हमने पेस्ट बनाया, पेस्ट डंक और वाटर से बनता है। फिर उस पेस्ट को यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ना हमने एक टैंक, ये गैस होल्डर लगा रखा है। अब जैसे ही ना गैस प्रोड्यूस होगी तो ये गैस होल्डर ऊपर उठता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लज आ गया। ये ध्यान रखना है, ये स्लज है, ये स्लरी है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है स्लरी, आप मेंशन कर लो, ये स्लरी है, ये स्लज है, ठीक है। और ये पता है किसकी स्लज किसकी तरह एक्ट कर जाता है? स्लज फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर जाता है। किसकी तरह एक्ट कर जाता है? फर्टिलाइजर। और जैसे कि खाद होती है, खाद की तरह एक्ट कर जाता है स्लज। ये स्लज होता है ना, खाद की तरह एक्ट कर जाता है, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो ये देखो, और यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एनएरोबिक कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन कौन से रखने हैं? एनएरोबिक, ऑक्सीजन नहीं देनी, क्योंकि एनएरोबिक तो बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? एनएरोब्स होते हैं। तो मिथेनोजेंस से तो यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। देखो बायोगैस के अंदर मिथेन होती है जनरली, पर और भी गैस होती है, H2S भी होती है, CO2 भी होती है, और भी गैस होती है, पर ज़्यादा क्वांटिटी मिथेन की होती है। ये बात ध्यान रखना, अगर आप सोचे ओनली मिथेन तो आप गलत कर देना उसे। तो ये भी हमारा टॉपिक बिल्कुल कवर हुआ। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कौन सी? KVIC, IRIC, ये दो कम्युनिटी का नाम याद रखना है। खादी एंड विलेज, क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। IARI होगा फिर तो, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों की मदद से ही ये जो बायोगैस है ना, ये बायोगैस प्लांट्स हमारे घर पे भी पहले, हमारे गांव में ना पहले लग रखा था ये बायोगैस प्लांट। अभी मेरी दादी बताती है हटा दिया, ठीक है। इस गैस से आप सिलेंडर भर सकते हो। मेरी दादी लाइट सस्ती थी, मतलब बिजली के वो होता था, ठीक है। तो कुछ होता, मुझे तो नहीं पता था इतना, मेरी दादी ने बताया था मुझे, ठीक है। तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और क्या था? KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, इन दोनों ने मिलके क्या किया? बायोगैस प्लांट्स बनवाए। तो हमारा ये टॉपिक भी बिल्कुल क्या हुआ? कवर हुआ। हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कवर हुआ, ठीक है। तो अब आप मैं बात सुनिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोब्स है ना, कैसे हम उनको बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो फर्टिलाइजर मतलब खाद। अब हम माइक्रोब्स को खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ देखेंगे हम। और माइक्रोब्स को साथ में हम हमारी है, मतलब ये देखो कैसे हम, मतलब जो कि ये पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने की बजाय माइक्रोब छिड़क के मदद ले सकते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर तो अगला टॉपिक है। यहाँ पे माइक्रोब्स किसकी तरह एक्ट करेंगे? माइक्रोब्स एक्ट एज अ पेस्टिसाइड या वीडिसाइड्स, ठीक है। देखो पता क्या? ICRI, ये देखना कहाँ है, ये देखो, ये रही, हाँ ICRI नहीं, अकॉर्डिंग टू IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत आपको जो पेस्ट होता है उसको पूरी तरीके से नहीं मारना होता, और साथ ही साथ आपको उसके साथ साथ और चीज जिनोर भी मरते हैं उनको नहीं मारना होता, पेस्ट को मारो। तो इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या करना था? इंटीग्रेशन, मतलब ढंग से इंटीग्रेट होके, मतलब ये चीज़ें फालतू की चीज़ें, अब ऐसे जैसे कि भी आपने एक पेस्टिसाइड छिड़क दिया, ये तो मर रहा है, साथ में कोई और भी मर रहा है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब दोनों का एक ढंग से काम होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट,
जो पेस्ट है उसी को मारा जाए, ठीक है, वैसी टेक्निक वो करनी चाहिए। तो ICRI के IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे हम पहले तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड वीडिसाइड तो हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो ये पता है कितना नुकसान करते हैं। आपकी फसल को तो नाश कर ही कर रही हैं साथ में, और साथ ही साथ क्या कर रही हैं, आपकी फसल को तो नाश कर रही है, आपके ऊपर भी, मतलब आपकी फसल को तो नाश नहीं कर रही, मतलब कहने का मतलब ये है आपकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। ये कौन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब जो हम वीडिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचुरल तरीके से इनको मतलब इन पेस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। इन पेस्ट्स होते हैं, इनको मारने चाहिए एज कम्पेयर टू यूज़ वीडिसाइड और पेस्टिसाइड। देखो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल NCERT ने देखा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाला, हाँ ये वाला देखिए, बीटल्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है बीटल्स रेड और ब्लैक मार्क वाला, रेड कलर की बॉडी, ब्लैक कलर की बॉडी, रेड मार्क्स, ऐसा था ना, हाँ ठीक है। दो एग्जांपल है, एक तो लेडी बर्ड और एक ड्रैगन फ्लाई। लेडी बर्ड तो एपिड्स को मारती है और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो मारती है। देखो मॉस्किटो मच्छर सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं, तो उनको ड्रैगन खा जाएगा, ठीक है, ड्रैगन उन्हें खा गया, ऐसे ध्यान रखनी है। और लेडी बर्ड किसको मारती है, एपिड्स को मारती है, एपिड्स को, ठीक है, ध्यान रखना। देखो मतलब औरतें अपने आप को ही मार लेती है, आप अपने आप को मान लेते हैं, मैंने तो ऐसे याद रखा। अब देखिए हम क्या करते हैं, बीटी को तो हम इतनी अच्छे से पढ़ेंगे, आप टेंशन ही मत लो। कहाँ, बायोटेक सेकंड के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बीटी को। देखो बीटी क्या करता है, बीटी हम क्या करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की फॉर्म में लेके आते हैं, उनको पानी के अंदर डाल के छिड़काव कर देते हैं। जैसे क्रूसीफर्स होते हैं, है ना, इनके फसलों के ऊपर, और भी जैसे क्रूसीफर्स, जनरली क्रूसीफर्स की फसलों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि, है ना, ये क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट इन फसलों के ऊपर बैठा है, पेस्ट बैठा है, वो उसे खाएगा, है ना, और उनके अंदर जाएंगे बीटी टॉक्सिन, उसके अंदर जाएंगे, उनकी पेस्ट के ना क्या करते हैं, पेट को ना, मिड गट को तोड़ देते हैं, छेद कर देते हैं और स्वेलो कर देते हैं वहाँ पे, और वो मर जाता है पेस्ट। तो वैसे हम इसकी मदद करते हैं। देखो याद रखना, वो वहाँ पे बीटी टॉक्सिन था, पर ये क्या करता है, जर्मनी कैटरपिलर जो उसका लार्वा होता है उसके ऊपर एक्ट करता है। देखो किसके ऊपर, कैटरपिलर, हार्म द लार्वा स्टेज को हार्म करता है। जैसे गैम्बूसिया मछली हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ के अंदर, वो भी किसके, लार्वा स्टेज को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी ये लार्वा स्टेज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई आर अ बीटल, ये बात ध्यान रखना, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई आर अ बीटल्स फ्लाई। देखो ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड ये दोनों के बीटल हैं, मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है, ये बीटल्स के दो हिस्से हैं, ये बनाए मैंने इस तरीके से। आप NCERT में एज इट इज लीजिए, एज इट इज बनाइए, एज इट इज चिपकाइए। देखो मैंने NCERT की फोटो जानबूझ के ये रखा है, मैं इसको क्रॉप भी तो कर सकता था ना, मुझे कौन सा 1 सेकंड लगनी थी, पर मैंने क्यों रखा था, क्या आपको बताने के लिए, मैं खुद NCERT के अंदर ऐसे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, ट्राइकोडर्मा कहाँ से मिलती है, डेंटरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, ट्राइकोडर्मा को भी हम पढ़ेंगे। देखो ये ट्राइकोडर्मा, देखो, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्री लिविंग है। देखो फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक नहीं है, किसी का साथ नहीं चाहिए, अकेली रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है, जनरली रूट सिस्टम के अंदर रहती है, सूट में नहीं रहती, रूट में, जमीन में रहती है। ये क्या, एक फंजाई है। ये क्या करती है, जो और आजू बाजू आने वाले बैक्टीरिया, कोई और ऑर्गेनिज्म है, उनसे प्लांट को बचाती है, ठीक है। तो ये कैसा बेनिफिट दे दिया प्लांट को, और प्लांट को इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, प्लांट की मदद हो रही है वैसे तो। और ये कहते हैं बक्लोवायरस। बक्लोवायरस क्या होता है, ये ना नैरो स्पेक्ट्रम होता है इनका। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ये ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं मार रहा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारा है। जिससे इसका क्या फायदा है, ये हम जैसे ह्यूमंस के ऊपर और अदर जो इसका टारगेट ऑर्गेनिज्म नहीं है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इनका देखो क्या आता है, ये देखो कौन से जीनस के हैं, ये बक्लोवायरस कौन से जीनस के हैं, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रम इनका जीनस है ना। ये बक्लोवायरस वहां से मिलते हैं, इनका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज को मार रहे हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर अटैक करते हैं, ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोड क्या आपको पता है, ऑर्थोपोड इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोड का एक फाइलम है, उसके अंदर कौन, इंसेक्टा क्लास आती है। तो ऑर्थोपोड या इंसेक्ट्स की बात है, ऑर्थोपोड्स के ऊपर जनरली एक्ट करते हैं, और ये कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जो मैंने बात बोली कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये आपका ना ये सब पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, बस आपका अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, कौन सा, ये वाला, माइक्रोब्स इज अ बायो फर्टिलाइजर। अब हम माइक्रोब्स को खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे, बायो फर्टिलाइजर, नॉट अ फर्टिलाइजर। देखो बायो मतलब लाइफ, एक जिंदा इंसान, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म, इंसानी ऑर्गेनिज्म एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, आपका पूरा चैप्टर फिनिश। और ये देखिए, देखो राइजोबियम, राइजोबियम को सब जानते हैं। देखो फलियां आती हैं, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं ना। देखो फ्रॉम अ नोड्यूल्स ऑन अ लेग्यूम प्लांट, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये बात आप सबको पता है। फिक्स नाइट्रोजन, देखो फ्री नाइट्रोजन है, N2 है, उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। N2 को अमोनिया बनाना, N2 से अमोनिया बनाना, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और वो कौन करते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। फिर देखो माइकोराइजा, माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है,
फंजाई का किसके साथ, पाइनस जैसे बड़े बड़े प्लांट्स के साथ माइकोराइजिया एसोसिएशन है। पाइनस का तो जो सीड होता है ना वो भी ग्रो नहीं करता अगर फंजाई वहाँ पे आके एसोसिएट ना करे, पैदा हुआ नहीं, पहले किसी का साथ चाहिए। देखो उसको, अभी देख लो ऐसे ऐसे लोग आगे पाइनस के साथ करते हैं। और जो फंजाई होते हैं देखो ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि ये जो जीनस है ना ये किसका है, ये जो ग्लूम जीनस है ना ये किसका, फंजाई जीनस की बात कर रहा है, नॉट प्लांट, ठीक है। फंजाई का एक जीनस होता है ग्लूम्स, उसके जो वो फंजाई है ना एसोसिएशन करती है प्लांट्स के साथ, पाइनस के साथ, और वो माइकोराइजिया बनाती है। और फिर आपको पता है देखो कैसे ये माइकोराइजिया है ना, जैसे कि अकाल पड़ गया उस टाइम पे ही मदद करता है, डॉट के टाइम पे ही मदद करता है, मिनरल को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, पानी को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। क्यों ऑब्जर्व करते हैं, देखो फंजाई के पास हाइफा होते हैं, हाइफा फैल गए, चारों तरफ फैल गए ना, तो वो क्या करेंगे, ढंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करवा पाएंगे, ठीक है। ये वाली बात आपको ऑफकोर्स क्लियर होगी। एक आपको याद रखना है एजोबैक्टर एजोस्पाइरोलम, कौन, एजोबैक्टर और एजोस्पाइरोलम। मैं इसको एक मिनट आपको, सॉरी ये लीजिए, ये देखो एजोबैक्टर और एजोस्पाइरोलम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एजोबैक्टर और एक कौन है, एजोस्पाइरोलम। ये दोनों बैक्टीरिया वो देखो राइजोबियम तो सिम्बायोटिक स्टेट में एसोसिएशन करता है, मतलब साथ किसी के साथ, किसी पौधों के साथ रहेगा तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, अकेला नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। हमने अच्छे से पढ़ा लैग हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी चाहिए इसको, सारी बात पढ़ी हमने, ठीक है। तो ये देखो एनाएरोबिक, देखो एनाएरोबिक बोल रहा था, एजोबैक्टर एजोस्पाइरोलम, ये फ्री लिविंग के अंदर भी क्या कर देते हैं, खाना बना देते हैं। फ्री लिविंग के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, खाना नहीं बनाते, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह गया, कौन सा लास्ट पॉइंट रह गया, क्या नाम है इनका, आप मुझे ये बताइए। आप उनकी बात करते हैं ना, किन की बात करते हैं, वो हमारे पास वो आते थे, कौन आते थे हमारे पास कौन आते थे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, या हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल कौन से हैं, नोस्ट्रोका, एनाबिना और ओसिलोटोरिया। ये क्या करते हैं, हमें पता है इनके पास ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये पर कॉलोनीज बना के रहते हैं, कॉलोनी के बाद म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ढंग से याद होगा। म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इनके पास एक हेटेरोसिस्ट सेल होता है जिसके अंदर फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। फोटोसिस्टम सेकंड से ही तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाता है, तो वो तो एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इन हेटेरोसिस्ट सेल्स के अंदर माइक्रोब्स क्या करते हैं, मतलब इनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यही हमारा चैप्टर पूरा क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय, और पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो बाय एंड क्या अपनी स्टडी पे फोकस रखिए, ठीक है।